स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट करना सीखेंगे। दो वेक्टर के स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो आप मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा, दो सदिशों के गुणन। तो बच्चों याद रखना, दो सदिशों के गुणन तुम्हारे दो तरीके से हो सकते हैं। या तो सदिशों का अदिश गुणन हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अदिश गुणन को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और सेकेंड नंबर स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरे नंबर पे आपका आता है सदिश गुणन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज हम लोग सीखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं और स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं। बच्चों ये बात याद रखना कि जो आपके सामने अदिश गुणन है, तो अदिश गुणन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे डॉट, और सदिश गुणन है इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्रॉस। तो देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे हम अदिश गुणन और सदिश गुणन को। मान लीजिए हमारे सामने दो वेक्टर हैं ए एंड बी। इन दोनों वेक्टर का हमें अदिश गुणन निकालना है। तो हम क्या करेंगे? ए डॉट बी, यानी कि अगर मैं बात करूं ए डॉट बी, इसका मतलब क्या होगा? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ध्यान रखना ये जो थीटा है वो बच्चों ए और बी के बीच का एंगल होता है। थीटा ए और बी के बीच का एंगल होता है। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो थीटा जो है वो एंगल ए और एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण होता है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का ये एंगल होता है। तो ए डॉट बी से बच्चों हम लोग ये निकाल सकते हैं। आगे हमें वर्क निकालना होगा, वर्क पावर एंड एनर्जी वाले चैप्टर में हमें वर्क निकालना होगा। तो वर्क के लिए हम एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा करते हैं। सब कुछ क्लियर होगा। बस याद रखना अगर दो वेक्टर हमारे पास में दिए हुए हैं और उनका अदिश गुणन करना है। क्या करना है? अदिश गुणन। अदिश गुणन का मतलब स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अच्छा बच्चों, इसके साथ साथ आपको एक बात और पता होगी कि अगर हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात करें, ये हमारे सामने एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे सामने जेड एक्सिस है। तो इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो एक्स के अलोंग आई वेक्टर, वाई के अलोंग जे वेक्टर और के अलोंग के वेक्टर होता है। हालांकि जो आई होता है या जे होता है, ये के होता है, केवल ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ओनली डायरेक्शन। तो आई जे के का कोई इतना रोल है नहीं, लेकिन हाँ आई जे के रोल निभाते हैं जब आप इनका सदिश गुणन करते हैं। आई जे के हमेशा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। आई अगर आपके सामने आंसर में आ रहा है तो आई का मतलब हो गया कि वो प्रोडक्ट करने के बाद एक्स डायरेक्शन में फील करा रहा है। जे अगर आपका आंसर लेके आ रहे हो और अगर वाई डायरेक्शन में आपका आंसर आ रहा है तो आप जे लिख सकते हैं, और जेड डायरेक्शन में के। इसी के सिमिलर अगर आप नेगेटिव में चलना चाहें तो माइनस आई माइनस जे माइनस के कैप भी हो सकता है। अच्छा, अब हम ए डॉट बी कैसे निकालते हैं इसको फील ले लेते हैं। मान लीजिए अगर हमारे सामने ए डॉट बी की बात करूं, ए डॉट बी से पहले भी मैं आपको समझा देता हूं यूनिट वेक्टर के बारे में। अब मान लीजिए आई डॉट आई, ये क्या होता है? 1। जे डॉट जे, जे कैप डॉट जे कैप, ये आपके सामने होता है 1। और के डॉट के, ये भी आपके सामने बच्चों क्या होता है? 1। आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। तो अगर हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर का ये प्रोडक्ट कैसे 1 हो गया, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा और थोड़ा दिमाग लगाना होगा। मान लीजिए मैंने अभी आपके सामने बताया था कि ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्सिस हो गई वाई और ये एक्सिस हो गई जेड। इसके अलोंग हम लेते हैं आई कैप, और वाई के अलोंग लेते हैं जे कैप और जेड के अलोंग लेते हैं के कैप। अब मुझे आई डॉट आई निकालना है। आई डॉट आई, इसका मतलब क्या हो गया? मॉड आई कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा किसके बीच का एंगल भी मैंने बताया? ए और बी के बीच का, यानी आई और आई के बीच का एंगल। यानी इस बार हमें एंगल किसके बीच में देखना है? आई और आई के बीच में देखना है। तो आई और आई के बीच में इस बार बच्चों एंगल 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? मॉड आई कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है? 1। तो आई डॉट आई यानी ये 1 ही निकल के आएगा, क्योंकि 1 आई ऑलरेडी 1 है, आई ऑलरेडी 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 ही निकल के आएगा। इसी तरीके से आप जे डॉट जे निकाल सकते हैं। जे डॉट जे के लिए कैसे निकालेंगे? जे डॉट जे इज इक्वल टू मॉड जे कॉस थीटा, और फिर से अगेन थीटा किसके बीच का एंगल होगा? जे और जे के बीच का, यानी कि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, एंगल 0 हो गया।
इसका मतलब क्या हुआ, जे डॉट जे इक्वल टू 1। इसी तरीके से के डॉट के भी निकाल सकते हैं 1। अच्छा बच्चों बात करते हैं आई डॉट जे की, उस केस में क्या होगा, अगर मैं बात करूं आई डॉट जे की, तो आई डॉट जे इसका मतलब क्या होता है बच्चों, मॉड आई मॉड जे कॉस थीटा। इस बार एंगल किसके बीच का हुआ, आई और जे के बीच का हुआ। मैंने बताया, ध्यान रखना, जो कॉस थीटा आता है, थीटा उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है आई और जे, यानी आई और जे के बीच में इस बार एंगल कितना बना है 90 डिग्री। ये सब 90 डिग्री पर है, तो कितना बनेगा, मॉड आई मॉड जे कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो पूरा आंसर आ जाएगा 0। यानी आई का जे में करो या जे का के में करो या के का आई में करो, आंसर हमेशा क्या मिलने वाला है आप लोगों को, 0। अच्छा इसके बाद में एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं इसको। मान लीजिए हमारे सामने एक वेक्टर ए है, और वेक्टर ए का जो वैल्यू है वो मान लीजिए 7i प्लस 3j एंड माइनस 2k, और वेक्टर बी है हमारे सामने मान लीजिए 2i प्लस 5j प्लस 5k। अब बच्चों इस बार हमें निकालना है ए डॉट बी। अब आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ए डॉट बी यानी ये कैसा प्रोडक्ट पूछ रहा है, ये ए डॉट बी जो है वो अदिश गुणन पूछ रहा है। तो ए डॉट बी के लिए हम करेंगे क्या, ए डॉट बी मैंने क्या बताया, अब आप फॉर्मूला लगाएंगे कि सर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। एक्चुअल में ये ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में है, तो हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ए डॉट बी यानी कि हम क्या करेंगे, एक तरफ ए लिखेंगे 7i प्लस 3j माइनस 2k, और उसके साथ में डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में ले रहे हैं, बी के साथ, यानी 2i प्लस 5j प्लस 5k के साथ में। तो अब मैंने क्या बताया, सबका प्रोडक्ट कर दो, 7 का 2 में करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि 7 का 5 में करोगे तो 7 5 35, 7 5 35, और i इंटू जे तो 0 हो जाएगा। तो आप केवल i का i में करिए, j का j में करिए, k का k में करिए। तो किस तरह से होगा, 7 2 14 यानी 14 विद साइन और लेना है, प्लस का 3 प्लस का 5 यानी प्लस का 15, माइनस का 2 प्लस का 5 यानी माइनस का 10, 14 और 15 हो गए 29, माइनस 10 इज इक्वल टू आपके सामने आंसर आने वाला है 19। ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें एक मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो रहा है, नॉट डायरेक्शन। तो ये कोई आई जे के टर्म्स में तो आया नहीं है बच्चों। तो जो 19 जो आंसर आया, यानी कि ये क्या प्रूव करा रहा है कि भैया ये जो है आपके सामने स्केलर प्रोडक्ट ही है। स्केलर प्रोडक्ट की खासियत यही होती है कि जो आंसर निकलेगा उसमें केवल मैग्नीट्यूड ही पता होगा, नॉट डायरेक्शन। तो इसमें कोई डायरेक्शन तो है नहीं। अच्छा इसके बाद में अगर मैं बात करूं सदिशों के सदिश गुणन की, तो ये मैं समझता हूँ सदिशों का अदिश गुणन आपको समझ में आया होगा कि आपको करना कुछ नहीं, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई करना है, और के का के साथ मल्टीप्लाई करना है। कभी कभी कोई न्यूमेरिकल को परेशान करने के लिए, बच्चों को परेशान करने के लिए वो एक वेरिएशन और दे सकता है कि मान लीजिए अगर उसने ए में ये 7i प्लस 3j ही दिया, या कुछ भी हो सकता है, बी की वैल्यू उसने दे दी मान लीजिए 5i प्लस 2j प्लस 6k, निकालिए ए डॉट बी। तो कुछ करना नहीं है ए डॉट बी में, आपको यहाँ पे के का कोई फैक्टर दिया नहीं है, आप 0 के लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, 0 का के में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 0 को किसी में ऐड करेंगे तो कोई मतलब नहीं, वही नंबर रहेगा। कर दीजिए सिंपल, 7 5 35, 3 2 6 एंड 0 इंटू 6 इंटू 0 यानी कि 45 प्लस 6 41। फिर से इस बार वेक्टर ना आके स्केलर आया, यानी ए डॉट बी हमेशा स्केलर ही निकलेगा। तो दो सदिशों का जो अदिश गुणन करते हो, इससे ये प्रूफ होता है कि दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती, केवल और केवल मैग्नीट्यूड ही होता है। अच्छा इसके बाद मैं बात करूँ दो सदिशों के अदिश गुणन की, तो दो सदिशों का अदिश गुणन क्या कहता है, सॉरी सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन, यानी कि मैंने बात किया ए क्रॉस बी सदिश गुणन के लिए मैं क्या लेता हूँ क्रॉस। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और बच्चों इसके साथ में ना हम लोग ना इस फॉर्मूले के साथ में एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, जो बुक में आसानी से लिखा रहता है लेकिन समझ में नहीं आता। इस यूनिट वेक्टर एन का मतलब कुछ नहीं है, एन या तो आई होगा या फिर जे होगा या फिर आपका के होगा। एन का मतलब केवल वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड यू आर डूइंग वेक्टर प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी का वेक्टर प्रोडक्ट करें तो क्या निकल के आता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ये तो वन ही होगा, सिंपल सी होता है, बट ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बच्चों ये फॉर्मूला तो आप वैलिड कर लेंगे, कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ आपको डायरेक्शन कैसे निकालनी है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके सामने एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर वी है, मान लीजिए ये, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो आप कैसे निकालेंगे, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और इस बार आपने बता दिया डायरेक्शन एन। अब आपको एन सॉल्व करना पड़ेगा, ए का मान कुछ भी हो सकता है, बी का मान कुछ भी हो सकता है, और थीटा भी कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों एन कैसे निकालेंगे, ये तो आप सिंपली कर ही लेंगे, बट एन निकालने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एन कैसे निकालते हैं, तो एन के लिए हमारे पास में दो रूल होते हैं बच्चों।
पहला रूल जो होता है वो होता है राइट हैंड थंब रूल, जिसको हम बोलते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। और सेकंड रूल होता है हमारे सामने स्क्रू रूल, जिसको हिंदी में बोला जाता है पेंच का नियम या पेंचकस का नियम। ठीक है, तो ये दोनों रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, वेरी सिंपल, और इससे ज़्यादा सिंपल स्क्रू रूल है। तो मैं आपको दोनों रूल समझाता हूँ। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है बच्चों, अगर हम अपने सीधे हाथ के उंगलियों को लें, ठीक है, राइट हैंड की फिंगर को, ये लीजिए मैंने राइट हैंड की फिंगर ली, और हमें निकालना क्या है इस बार बच्चों, ए क्रॉस बी। अब देखो एक बात सिंपल सी बात है, ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको ये एक प्लेन में लाई कर रहा है, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन इन ए प्लेन, ए क्रॉस बी या ए और बी एक ही प्लेन, यानी इस बार ये मेरे बोर्ड की प्लेन पर है। तो इसका जो आंसर निकलेगा, जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो और इसका आंसर अगर आपके सामने सी क्रॉस आता है, सी वेक्टर आता है, तो सी हमेशा और हमेशा ए के परपेंडिकुलर होगा, सी हमेशा और हमेशा बी के परपेंडिकुलर होगा, यानी सी ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। और ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यदि आप दो वेक्टर ले रहे हो ए क्रॉस बी और उसका आंसर मान लो सी आता है, तो जो सी है हमेशा और हमेशा ए और बी दोनों पर है परपेंडिकुलर होगा, दोनों के लंबवत होगा। अब बच्चों इस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी, मान लीजिए ए क्रॉस बी आपका इस बार फिर से सी आता है, ठीक है, तो इस बार ए क्रॉस बी जो आपने निकाला है सी, तो अब ए क्रॉस बी सी निकाला है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए सी का मान। ठीक है, आपने सॉल्व तो कर लिया सी, ये क्या है मैग्नीट्यूड, परिमाण, जैसे क्या बोलेंगे परिमाण, या ये क्या है मैग्नीट्यूड। अब इसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन का भी पता होना जरूरी है, क्योंकि ए क्रॉस बी निकालना है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे पता करें, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, इसके लंबवत होगा। अब इन्हीं प्लेन के लंबवत क्या होगा, सिंपल, यानी कि या तो ये इधर होगा सी या फिर ये इधर होगा सी। अब ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा ये हमें पता नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड का थंब रूल लेंगे। देखिए इमेजिन कीजिए इस बोर्ड के अलोंग ए और बी वेक्टर हैं, इसके परपेंडिकुलर ही तो बनेगा जो वेक्टर सी निकलेगा, क्योंकि मैंने बताया सी हमेशा ए और बी पर लंबवत होगा, सी ए पर भी लंबवत होगा, सी बी पर भी लंबवत होगा, और ए और बी एक ही प्लेन में है, तो ए और बी एक ही प्लेन में है, तो इनके जो अलोंग निकलेगा परपेंडिकुलर, सी हमेशा लंबवत रहेगा। अब बच्चों ध्यान देना, इसमें मैंने क्या बताया आपको, सी निकालने के लिए दो रूल हैं आपके सामने। पहला है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अपने फिंगर को, अपनी उंगलियों को फैला लो और ए से बी, क्योंकि आपको निकालना है ए क्रॉस बी, तो ए से बी की ओर चलो, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। देखो ध्यान से मेरे फिंगर को और मेरे थंब को, तो ये मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, ए से बी की ओर चलना है, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। तो हमेशा याद रख लेना कि जो ये वेक्टर निकला है सी की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, आपको बी क्रॉस ए निकालना है, मान लो बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए क्या आता है, मान लो कुछ भी, फिर से अगेन सी आता है। हालांकि बी क्रॉस ए सी नहीं आएगा, माइनस सी आएगा, बता दूंगा कैसे। पहले जो भी आंसर आता है, मान लो डी आता है, ठीक है, तो डी की डायरेक्शन कैसे होगी, बी और ए के लंबवत होगी। तो इस बार क्या करना है, बी से ए चलना है आपको दिशा निकालने के लिए। तो बी से कैसे चलेंगे, बी से ए, बी से ए, बी वेक्टर से ए, देखिए बी से ए, बी से ए, तो बी से ए चले, यानी कि आपकी डायरेक्शन जो डी निकल के आ रही है वो नीचे की ओर आ रही है। अब देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी था ऊपर की तरफ, इस बार भी ए क्रॉस बी सी के इक्वल होगा, लेकिन याद रख लेना कि वो नेगेटिव की ओर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ए क्रॉस बी इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, कि ए क्रॉस बी होगा बी क्रॉस ए के इक्वल, लेकिन अपोजिट होगा, माइनस। तो याद रख लेना ए क्रॉस बी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डायरेक्शन। इसके अलावा एक और रूल बताया था मैंने, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल से भी आप निकाल सकते हैं। स्क्रू रूल में क्या करना है, आपको ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, इनकी टेल पे स्क्रू रखना है और क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो आपको ए क्रॉस बी के लिए क्या करना है, अपने स्क्रू को घुमाना है, ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ए क्रॉस बी टेल पे रखना है, और ये कुछ इस तरह से जाएगा, यानी ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये देखिए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी सी ऊपर की तरफ जाएगा। इसी तरीके से बी क्रॉस ए निकालना है, तो बी से ए की तरफ घुमाओ, बी से ए की तरफ घुमाओगे तो ये नीचे की तरफ ही आएगा। तो यानी इस रूल से हम बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी किसी भी दो वेक्टर की हम आराम से डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आप लोगों को, एंड आप लोग मेहनत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।